नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसका नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल। इसे उम्मीद कहा जा रहा है संक्षेप में। अब इस विधेयक से पास होने के बाद कानून से किसकी उम्मीद पूरी होगी और किसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, आप सब आने वाले समय में देख लेंगे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू उत्साह में बोल रहे थे, लेकिन जो तर्क दे रहे थे उसी से आशंकाएं भी गहरा रही थीं कि आने वाले दिनों में सरकार वक्फ संपत्ति से क्या करने जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर यह सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। यह एक ऐसा तर्क है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब चलेगा, सराहा जाएगा। क्या यही बात किरण रिजिजू हिंदू मंदिरों और मठों को लेकर कह सकते हैं कि उनके पास लाखों एकड़ जमीन है, उससे तमाम हिंदू गरीबों की तकदीर बदली जा सकती है? क्या जो हिंदू मठों और मंदिरों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति जमा है, उसे लेकर किरण रिजिजू इस तरह का जोशीला भाषण दे सकते हैं? मठों और मंदिरों की जमीन को लेकर आए दिन कब्जा और कब्जे को लेकर मर्डर की खबरें आती रहती हैं, गोली बम सब चल जाता है। उनके प्रबंधन को लेकर कोई बेचैनी नहीं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल उम्मीद पेश करते हुए किरण रिजिजू की यह दलील चिंता में डालने वाली है। 20 करोड़ आबादी की जिम्मेदारी आप कहीं उसकी वक्फ की हुई संपत्ति पर तो नहीं डालना चाहते हैं। साफ पता चलता है कि वक्फ के पास लाखों करोड़ एकड़ की जमीन पर किस तरह से नजर गड़ाई जा चुकी है, और अब गरीबी दूर करने के नाम पर इन संपत्तियों का क्या होने जा रहा है बताने की जरूरत नहीं। हम इस बिल के प्रावधानों और आपत्तियों की बातें करेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लें। आज की राजनीति में मुसलमानों को जरा देख लें, जिनकी गरीबी दूर करने के लिए मोदी सरकार एक कानून को लेकर इतने जोश में आ गई है। जिस देश में सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर दिन रात मुसलमानों को अपमानित किया जाता है, मुसलमानों के पासपोर्ट रद्द कर देने की बात अफसर करता है, गौ रक्षा की अफवाह फैलाकर कोई गरीब मुसलमान मार दिया जाता है, किसी मुसलमान का नाम किसी मामले में आने भर से बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बाद भी गिराया जाता है, शाकाहार और व्रत के नाम पर उनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को किराए पर फ्लैट नहीं दिया जाता, खरीदना भी चाहे तो एकजुट होकर रोक दिया जाता है, उनकी इबादत गाहों पर हर दिन नए नए दावे किए जाते हैं, सरकार कभी बोलती तक नहीं, रोकती तक नहीं, बल्कि उसके लोग बयान दे देकर उकसाते रहते हैं। उस देश में मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। इस बिल को लेकर जिस किसी को भी यह भरोसा था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध करेंगे, वो राजनीति में बहुत मासूम है। दोनों को समर्थन करना ही था। जो नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद खुद बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं कर पाए, वादा किया था कि भूमि सुधार करेंगे। बंदोपाध्याय कमेटी बनाई गई, 2008 में इसकी रिपोर्ट आ गई, लेकिन नीतीश कुमार खुद भूमि सुधार कर भूमिहीन किसानों का भला करना भूल गए। अब यही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के सांसद मुसलमानों का भला करने के लिए वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है, कब किसका पांव छू दें, गले मिल जाएं और राष्ट्रगान के समय हंसने लग जाएं, किसी को पता नहीं। लेकिन अब वे वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। पीछे कैसे चीजें मैनेज हो रही हैं
वो ना आप जान पाएंगे ना आगे भी पता चलेगा। बिहार के 7 बड़े मुस्लिम संगठनों ने पत्र लिखकर वक्फ का विरोध करने के लिए कहा, मगर नीतीश कुमार ने नहीं कहा। यह बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बीजेपी और जेडीयू केवल मुसलमानों का ही भला क्यों करना चाहती है? बिहार में बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट तैयार है, उसे लागू कर बिहार के करोड़ों भूमिहीनों का भला क्यों नहीं करना चाहती है? क्या वे अपनी गरीबी दूर करने का इंतजार नहीं करते? अगर बिहार में भूमि सुधार लागू हो गया तो नीतीश कुमार के आसपास दिखने वाले तमाम सवर्ण नेता उसी वक्त उनके खिलाफ हो जाएंगे। 2009 के चुनाव में नीतीश कुमार को बकायदा बयान देना पड़ा कि आपकी जमीन सुरक्षित है। यहां आपकी जमीन किसकी जमीन है? सवर्णों की जमीन है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम बटाईदार किसानों को नहीं बांटने जा रहे हैं, आश्वस्त रहिए। वही नीतीश कुमार मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। अब आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर। इन्होंने भरोसा दिया था कि उनकी सरकार वक्फ की संपत्ति की रक्षा करेगी, लेकिन अब उनकी पार्टी भी वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार का साथ देगी। लेकिन यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं। 20 मार्च की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री का बयान है कि अलग अलग लोगों ने वक्फ की 14,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। वे सिर्फ इतना बता दें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कि इन जमीनों पर कब्जा कब खत्म होगा या कब्जा उल्टा बहाल कर दिया जाएगा। वक्फ की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभी कौन सा कानून उन्हें रोक रहा है? आईपीएस अफसर अब्दुल रहमान ने अपनी किताब डिनायल एंड डेप्रिवेशन के पेज नंबर 340 पर लिखा है कि पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए चंद्रबाबू नायडू ने शमशाबाद में दरगाह पहाड़े शरीफ की वक्फ की 1100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी। क्या इसके लिए राज्य वक्फ बोर्ड से मंजूरी ली गई? क्या जमीन की कीमत के बदले वक्फ बोर्ड को मुआवजा दिया गया? खुद केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि वक्फ की करीब 59,000 संपत्तियों पर कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। नवंबर 2024 में किरण रिजिजू ने बीजेपी के सांसद बासवाराज बोम्मई के सवाल के जवाब में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। तो कब्जा मुक्त कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसने रोका है ऐसा करने से? 1976 में इंदिरा गांधी ने तो सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि वक्फ की जमीन पर सरकार का कब्जा ठीक नहीं। सरकार कब्जा छोड़े, जमीन का दाम दे या किराया दे, 3 बातें करें। 1 साल से वक्फ बिल की बात चल रही है। किसी बीजेपी की सरकार ने वक्फ की जमीन से सरकारी कब्जा छुड़ाने की क्या कोई भी पहल की है? क्या आप नहीं जानते कि वक्फ की जमीन पर सरकारों ने भी खूब कब्जा किया है, किसी तरह मैनेज कर सस्ती दरों पर हथियाया भी है। कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। वक्फ संशोधन बिल के पीछे भी बहाना वही भ्रष्टाचार है। इसी के नाम पर लोकपाल लाया गया जो इस वक्त बोझ बन चुका है। भ्रष्टाचार के नाम पर नोटबंदी लाई गई, लेकिन भ्रष्टाचार दूर नहीं हुआ। नोटबंदी से भी गरीबी दूर करने की बात की जा रही थी, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई।
भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर विपक्ष के यहां ईडी के छापे पड़े और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार रहा है, आधे अधूरे तरीके से काम भी हुआ है, लेकिन इस खेल में वक्फ बोर्ड के अलावा सरकार के लोग भी शामिल रहे हैं। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण केवल निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि समिति ने यह भी देखा है कि देश भर में सरकार और उनके विभाग इन्हें अधिग्रहित कर लेते हैं। जब सरकार ऐसा करती है तो इससे प्राइवेट पार्टियों का भी हौसला बढ़ता है। सरकार के अलावा लोगों ने भी कब्जा किया और इसे लेकर कोर्ट में मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन नए संशोधन बिल से क्या मुकदमे कम हो जाएंगे? भारत में अभी कौन सा ऐसा कानून बन गया है, जरा बताइए, जिससे मुकदमे कम हो जाते हैं? कोर्ट से जीत जाने के बाद भी वक्फ की संपत्ति वापस नहीं की जाती है। पब्लिक प्रेमाइस एक्ट 1971 के तहत जमीन पर कब्जा करना अपराध है। 2010 में संयुक्त संसदीय समिति दल का सुझाव था कि वक्फ की संपत्ति को इसके दायरे में लाया जाए ताकि कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कितनी राज्य सरकारों ने ऐसा किया? ज्यादातर सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि कब्जा करने वालों में, हड़पने वालों में खुद सरकार भी शामिल रही है। वक्फ संशोधन बिल पेश करते समय किरण रिजिजू ने जोर देकर कहा कि जो संपत्ति पहले से पंजीकृत है उस पर नया कानून लागू नहीं होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर वह विवादित नहीं है तब। यह साफ नहीं हुआ कि अगर कोई उस पुरानी संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा कर देगा तो कौन सा कानून लागू होगा। नए नए दावे होंगे, कलेक्टर रोज सुनवाई करेगा, फैसला करेगा और एक समुदाय को बेचैनियों में लगातार जकड़ा जाएगा। 1991 में उपासना स्थल कानून आया कि 15 अगस्त 1947 तक किसी भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति रही है वही रहेगी, लेकिन अब इसे भी अलग दरवाजे से चुनौती दी जा रही है। इस कानून के होते हुए पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम नहीं रोका। ज्ञानवापी के सर्वे के आदेश देते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर उपासना स्थल में परिवर्तन करने की चेष्टा ना हो तो यह कानून 15 अगस्त 1947 के दिन किसी उपासना स्थल के स्टेटस की जांच करने से मना नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को लेकर सुनवाई चल रही है। अगर इसमें रियायत दे दी गई तो देश में हर जिले में संभल की तरह मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने की अंतहीन राजनीति शुरू होगी और आपके बच्चे लंबे समय तक इसी में उलझे रहेंगे। क्या बीजेपी खुद 1991 के इस कानून को पूरी तरह स्वीकार करती है? इस तरह के मामले में वीडियो को लंबा होना ही होगा। इसे आप रील बनाकर नहीं समझा सकते। जब भी मामला जमीन का हो, हमेशा संदेह करना चाहिए, सवाल करना चाहिए। जिस देश में सरकार जमीन का सर्वे नहीं करा पाती है कि जनता कहीं नाराज ना हो जाए, उस देश में अचानक मुसलमानों की अपनी जमीन या संपत्ति से वक्फ की हुई जमीन को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? उनका भला करने के लिए कृषि कानूनों को भी तो किसानों की भलाई के नाम पर लाया गया, मगर किसान तुरंत खेल समझ गए। 2 साल तक सड़क पर रहे, जब तक एकजुट रहे कृषि कानूनों का दोबारा नाम इस सरकार ने नहीं लिया, और जब बिखर गए तो उन्हें आंदोलन स्थल से उजाड़ दिया गया। कृषि कानून के समय भी सरकार यही सब दावा करती थी। नए नए किसान नेता खड़े कर देती थी जो कृषि कानून का समर्थन करने लग जाते थे। जब पूछा जाता था कि कृषि कानून बनाने से पहले किस किसान संगठन और नेता से बात की गई, तो सरकार नए नए किसान संगठनों के नेताओं को सामने लाती थी। अब उसी पैटर्न पर किरण रिजिजू सदन में दावा कर रहे हैं कि मुसलमान भी बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के बनाए वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को। केंद्रीय मंत्री ने इस बात को नोट ही नहीं किया कि देश में कितने मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बिल का विरोध किया है। जिस दिन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर रहे थे, उसी दिन
उसी से थोड़ी दूर पर प्रेस क्लब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा था। बिहार समेत देश के कई बड़े मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। बस वे इसके समर्थन में अपने घर आकर बधाई देने वाले देश भर के मुसलमानों की बधाई बताने लग गए। किरण रिजिजू ने कहा कि गरीब मुसलमान भी समर्थन कर रहा है। गरीब मुसलमानों ने कब वक्फ बिल का ड्राफ्ट पढ़ लिया और कब समर्थन कर दिया? क्या पोस्टकार्ड लिखकर समर्थन जता रहे हैं? 2023 में सर सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। जिक्र भी नहीं हुआ। इनके मिनट्स हमारे पास, हमने देखे। जितने भी बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, सब में वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ था। लेकिन एक भी मीटिंग के माइन्यूट्स में एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया यह बिल? कहां से आया सर? ये आज संसद में और देश भर की विधानसभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है। बीजेपी टिकट देती नहीं और बीजेपी के डर से अब विपक्ष के उम्मीदवार भी नहीं देते। वक्फ बोर्ड में जब मुस्लिम सांसद और विधायक का प्रावधान किया गया होगा, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस देश में ऐसी नौबत आ जाएगी। लेकिन किरण रिजिजू ने मुस्लिम सांसदों का प्रावधान नहीं हटाया, बस ये कहा कि कोई भी सांसद इसका सदस्य बन सकता है। यानी जो कोटा मुस्लिम सांसदों के लिए था, वो अब किसी भी सांसद के लिए होगा। ठीक इसी दलील से जब आरक्षण नहीं देना होता है तो नॉट फाउंड सुटेबल के नाम से वो सीट खा ली जाती है। अब यही वक्फ बोर्ड में होगा। एनएफएस के नाम पर गैर मुस्लिम सांसद सदस्य बना दिए जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे और सांसद के नाते वक्फ बोर्ड में सदस्य भी बन जाएंगे। कल्पना कीजिए, कपिल मिश्रा और रमेश विधुड़ी जैसे लोग वक्फ बोर्ड के सदस्य बनेंगे। रमेश विधुड़ी ने सदन में बतौर सांसद रहते हुए एक मुस्लिम सांसद को अपशब्द कहा। तब क्या किरण रिजिजू इस तरह से जोशीला भाषण देने आए थे? क्या रमेश विधुड़ी ने मुसलमानों की भलाई के लिए उन्हें गाली दी थी, दानिश अली को? सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और सांसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में
2 महिला कंपलसरी है, 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्त बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं सर। 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं, सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं सर। 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है, और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सांसद सदस्य होंगे। सांसद सबका होता है, मुसलमान नहीं होता। यह उस सरकार के मंत्री बोल रहे थे जो मंत्री बनाने के बाद देश भर में पोस्टर लगाती है। कितने ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाया गया है। जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। यूपी चुनाव से पहले बाकायदा पोस्टर लगाए गए कि 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। जब आपको सुविधा होती है तो सांसद ओबीसी हो जाते हैं, और जब सुविधा होती है तो सांसदों का मुसलमान होना जरूरी नहीं हो जाता, क्योंकि सांसद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। कमाल है। वक्फ संशोधन बिल की एक खूबी बताई जा रही है कि 2 महिलाओं को जगह मिलेगी। हालांकि पहले भी रोक नहीं थी, लेकिन इस बार इसे अनिवार्य किया गया। यह एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इस बिल का मकसद केवल यही नहीं लगता। खुद बीजेपी ने कितनी महिला मुस्लिमों को टिकट दिया विधानसभा में और लोकसभा में। राज्यसभा या विधान परिषद में तो भेज ही सकती थी। अगर बीजेपी या मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंतित होती तो उनके पास देश में हजारों संस्थाएं हैं, उनमें से केवल 50-100 पर इन्हें बिठाकर इस कमी को दूर कर सकती थी। जिस पार्टी का मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में इतना खराब रिकॉर्ड है, वह वक्फ में महिलाओं को जगह देकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है, लेकिन विधानसभा और संसद में नहीं चाहेगी। बीजेपी एक बात बताए कि उसकी सरकारों में, राज्यों में भी कितनी महिला मुस्लिम आईपीएस को जिले का चार्ज दिया गया है, कितनी महिला या पुरुष आईएएस को जिले का चार्ज दिया गया है, कितनी महिला या पुरुष आईएएस को वरिष्ठ पदों पर तैनात किया गया है, कितनी महिला या पुरुष विद्वानों को, मुस्लिम विद्वानों को वाइस चांसलर बनाया गया है। एएमयू, जामिया और हैदराबाद की उर्दू यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो बीजेपी को बताना चाहिए कि उसके शासित राज्यों में राज्यपालों ने कितने मुस्लिम प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनाया है। कहा जा रहा है आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ का गठन करने का आइडिया अच्छा है। यही बीजेपी सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करती है, तब कहती है कि सबके लिए अलग अलग कानून क्यों होगा, एक कानून होना चाहिए। लेकिन वक्फ के लिए अलग अलग संप्रदाय के नाम पर बोर्ड बनाती है और उसकी तारीफ होती है। इससे यही पता चलता है कि धार्मिक रीति रिवाज के कानून हर संप्रदाय के अलग होते हैं, और यही दलील यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ दी जाती है। कुछ व्यवस्थाएं अलग अलग धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार होनी चाहिए, एक कानून से सबको नहीं बांधा जाता कहा जाता है। लेकिन इस अंतर्विरोध को बीजेपी कैसे पचा ले गई? क्या इसलिए कि कोई उससे पूछता नहीं? नए बिल में कहा जा रहा है कि जो मुसलमान होगा वही वक्फ कर सकेगा। यही बात 1995 के एक्ट में था। किरण रिजिजू ने कहा जो 2013 में हटाया गया उसी को वापस किया गया है। गौरव गोगोई ने कहा, जो कांग्रेस के सांसद हैं, कि 2013 के प्रस्ताव को लेकर मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय
वक्फ क्रिएट कर सकता है, वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए। आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने कहा कि क्लॉज 9C में ये कहते हैं कि 2 महिला को हम ये इंक्लूजन कर रहे हैं? ये पहले भी था सर। अगर आप 1995 एक्ट पढ़े तो ये पहले भी था, उसमें ये भी था कि 2 से ज्यादा सदस्य महिला हो सकती थी। इन्होंने तो 2 पे ही कैप कर दिया। ये पहले से ही था, ये सिर्फ दिखावा। और इनका 3 और 4 में जो ये विशेष रूप से विडो, डिवोर्स वुमन और ऑर्फन की बात करते हैं, ये पहले भी था सर। ये पहले भी जो 3R है जिसमें वेलफेयर की उल्लेख है, उस वेलफेयर एंड अदर पर्पसेस में विडो, डिवोर्स वुमन एंड ऑर्फन पहले से ही उसमें समा जाता है। लेकिन इनको भ्रम फैलाना है, इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? इन सेक्शन 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. डाइल्यूट कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इंप्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। किरण रिजिजू बार बार कहते हैं कि वक्फ एक प्रॉपर्टी है, इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, मगर वक्फ एक इस्लामिक प्रथा है। इसके तहत दी जाने वाली जमीन को, संपत्ति को आप कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं? अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं। जिस संपत्ति का निर्माण धार्मिक व्यवस्था से है, उसका संबंध धार्मिक व्यवस्था से नहीं है, तब फिर मठों और मंदिरों के पास जो जमीन है उसके बारे में भी कह दीजिए कि धार्मिक व्यवस्था से लेना देना नहीं है। इतना चेक कर लीजिए सभी
कि वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जा रहा है या वक्फ बोर्ड पर कलेक्टर को थोपा जा रहा है। वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। 1995 के कानून में इन दोनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था, मगर अब इसे अनिवार्य किया गया है। बिना संशोधन के भी इन्हें बोर्ड का मेंबर बनाया जा सकता था, लेकिन 1989 का बना तिरुमला देवस्थानम बोर्ड का एक कानून है, एक्ट है, कि इसके कर्मचारी हिंदू रीति रिवाजों का ही पालन करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, इससे किसी को ऐतराज भी नहीं। लेकिन आप यहां कानून बनाने जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी सदस्य होगा, तो सवाल भी नहीं। आप यह खबर देखिए, तिरुमला मंदिर से जुड़े कई काम में दूसरे समुदाय के लोग भी होते हैं, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है कि दूसरे समुदाय के लोगों को यहां काम नहीं करने दिया जाएगा। 2 महीना पहले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने 18 गैर हिंदू सदस्यों का तबादला कर दिया। खबरों में साफ लिखा है कि दूसरे धर्म के लोगों का तबादला हुआ है। कहीं तो इंसाफ का पैमाना बराबर दिखना चाहिए। जब आप हिंदू धार्मिक स्थल में गैर हिंदू को सदस्य नहीं बना रहे हैं, तो मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन में गैर मुसलमानों को क्यों ला रहे हैं? यही तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान तिरुमला देवस्थानम बोर्ड में सदस्य नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? प्रश्न वही रहेगा, जो हिंदू टेंपल्स हैं उनमें खास तौर से ये शर्त लिखी हुई है, जो हिंदू टेंपल्स हैं उनमें खास तौर से ये शर्त लिखी हुई है कि केवल हिंदू ही उन टेंपल बोर्ड्स का मेंबर बनेगा। और हिंदू की परिभाषा आर्टिकल 25 की संविधान की नहीं होगी, जिसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट शामिल हैं, बल्कि वो सिर्फ हिंदू होगा। उसकी परिभाषा जो है वो संविधान वाली नहीं होगी। एक सिख और एक बौद्ध और एक जैन हिंदू टेंपल के बोर्ड में मेंबर नहीं बन सकता। केंद्रीय मंत्री वक्फ प्रॉपर्टी की बाजार की कीमत बता रहे हैं, वक्फ की जमीन को लेकर सपने दिखा रहे हैं। क्या सरकार बजट में वक्फ की संपत्ति से कितना राजस्व आया, अब उसका अलग से हिसाब देगी? किरण रिजिजू ने कहा कि 1 साल के भीतर वे दिखाने वाले हैं कि इसका क्या असर होने वाला है। वक्फ के प्रबंधन में गैर मुसलमान को रख रहे हैं, लेकिन कानून बना रहे हैं कि गैर मुसलमान वक्फ नहीं कर सकता। जब वो वक्फ नहीं कर सकता, वक्फ एक पूरी तरह से इस्लामिक प्रथा है, उससे वह अनजान है, तो उसे इसी बोर्ड में क्यों सदस्य बनना है? निजी वक्फ के नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी औलाद उसकी संपत्ति की हिफाजत नहीं करेगी, तो वह उसे वक्फ कर सकता है। इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के बच्चे, पोते पोतियां, पड़पोते पड़पोतियां, नवासे नवासियां उस संपत्ति को बेच नहीं सकते या किसी को उपहार में नहीं दे सकते। एक बार वक्फ हो जाने पर वह संपत्ति हमेशा वक्फ रहती है, मगर उसका मुनाफा औलाद को मिल सकता है। वक्फ केवल लड़कों या लड़कियों या फिर दोनों के नाम भी किया जा सकता है। इस तरह से वक्फ कर देने से जमीन या संपत्ति बनी रहती है और इसके मालिक ने जो मकसद चुना था उसी के लिए उसका इस्तेमाल होता है। एक बार वक्फ कर देने पर वक्फ करने वाले के उस संपत्ति पर से सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। जब संपत्ति करने वाले का वंश खत्म हो जाता है, तब वह संपत्ति वक्फ की हो जाती है और चैरिटी में चली जाती है। नए कानून में कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत को बरकरार रखा जाएगा। इसका मतलब होता है वक्फ करने वाले के मकसद के अनुसार ही उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें एक शर्त डाल दी गई है कि वक्फ को लेकर कोई विवाद ना हो, किसी का दावा ना हो। इसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि अगर कोई वक्फ की किसी संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा कर दे, तो क्या वक्फ पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा? क्या संभल और ज्ञानवापी के मामले में यही नहीं हुआ? विवाद के मामले में अब कलेक्टर के पास जाना होगा, जो अपनी सूझबूझ से मामला निपटाएगा। इसके अलावा नया वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल से मुसलमान होना होगा, जबकि इस्लामी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। लीगल अवेयरनेस चैनल पर फैजान मुस्तफा ने इसे लेकर सवाल उठाया है। अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई वक्फ सिर्फ फैमिली के लिए है, तो बिकानी मियां के केस में 1896 में जस्टिस अमीर अली ने कहा
कि एक्सक्लूसिवली फैमिली के लिए भी वक्फ है तो वैलिड है। प्रीवी काउंसिल ने कहा यह वक्फ नहीं है, बल्कि प्रीवी काउंसिल ने जो फैसला दिया अबुल फतह मोहम्मद इसहाक 1894 का, कि ये जो बाद में चैरिटी और गिफ्ट के लिए प्रॉपर्टी जा रही है अपने फैमिली मेंबर्स, पोते और पोतियां और नवासे और नवासियों के बाद, वो इल्यूजनरी है, बहुत कम है, इसलिए ये वक्फ नहीं माना जाएगा। हंगामा हुआ, ब्रिटिश सरकार को एक लॉ लाना पड़ा, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, जिसने कहा कि अगर कोई वक्फ सब्सटेंशियली फैमिली के लिए है और पार्शली चैरिटी के लिए है तो वो वैलिड है। अब अगर वक्फ अलल औलाद में, जो मैंने आपको बता दिया कि वो सब्सटेंशियली फैमिली के लिए होगा और पार्शली चैरिटी के लिए हो सकता है, उसमें हम ये प्रोविजन कर रहे हैं कि अगर औरतों को और एयर्स को एक्सक्लूड करने के लिए है तो उसकी इजाजत नहीं होगी। तो सवाल वही उठता है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में और उत्तराखंड यूसीसी में टेस्टामेंट्री पावर एक हिंदू को दी हुई है कि वो अपनी वसीयत से अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे दे दे, सब बेटी को दे दे या सब बेटों को दे दे या सब पोते को दे दे या सब नवासी को दे दे, क्या उसमें भी हम परिवर्तन करेंगे? और अगर हम उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे तो फिर एक देश और एक विधान के प्रिंसिपल को कहीं पर हम अंडरमाइन कर रहे होंगे। तो नए बिल में कलेक्टर की जांच का प्रावधान किया गया है कि अगर कलेक्टर गलत करेगा तो उसके ऊपर के अधिकारी जांच करेंगे। तो क्या यह पूरी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में नहीं जा रही है? वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल का क्या मतलब रह जाता है? ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में 2 मेंबर का हमने प्रस्ताव रखा था, तो कमेटी ने कहा कि 2 मेंबर ठीक नहीं है, इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। ये प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो वक्फ ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होगा फिक्स टेन्योर का साथ, और उसमें आज टोटल लिटिगेंट्स 14,417 केसेस है। आप सोच के देखिए, तो ट्राइब्यूनल में जल्दी जल्दी केस डिस्पोज हो, 3 मेंबर्स का ट्राइब्यूनल बनाया गया है। उसके बाद में उसका टेन्योर को फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो एक बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन था, पहले ऑटोमेटिक अपील करने का राइट नहीं था, स्पेशल रिव्यू पिटीशन ही कर सकते थे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बाद। तो आज हमने एक अच्छा सोच के साथ खुला मन से ये कहा है कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड का निर्णय से खुश नहीं है, वक्फ ट्राइब्यूनल का निर्णय से खुश नहीं है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ये रास्ता भी हमने खोल दिया है। महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नीयत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार?
वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। सरकार के इस संशोधन बिल को कानून में बदलना मुश्किल नहीं, उसके पास बहुमत का जुगाड़ है। लेकिन इस बिल के पीछे के बताए गए मकसद और जो होगा, अभी उस फासले को देखना बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समुदाय की जमीन हथियाने का या औजार बन जाएगा। बीजेपी आज ताकतवर है, लेकिन उसे थोड़ी चिंता करनी चाहिए कि इस ताकत से किसी का घर न गिर जाए। किसी को मायूस कर आप खुशी तो मना सकते हैं, लेकिन इंसाफ के पैमाने पर यह कहीं से बात बराबर नहीं बैठती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।